नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में हुए शामिल। कहा, जो लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई, हम हार नहीं मानेंगे। अमित शाह ने जम्मू में जारी किया इंतखाबी मंशूर। कहा, दफा 370 अब कभी नहीं लौट सकता। पीएम मोदी ने ऑनलाइन किया इफ्तिताह। पानी की जखीरा अंदोजी में हिस्सेदारी मंसूबे का आगाज। कोलकाता में अस्पताल इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एहतजाज जारी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल की अर्जी को किया खारिज। इजरायली हुकूमत की हठधर्मी के खिलाफ इजराइल में हो रहा है एहतजाज। 6 इजरायली मग़वियों की हलाकत के बाद नाराजगी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, हरियाणा कांग्रेस के सरबराह उदय भान और हरियाणा के एआईसीसी के इंचार्ज दीपक बाबरिया भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने कहा है कि उनका मकसद सियासत करना था। हमने तो इन्हें बीजेपी ने यानी कि खत भेजा था। बीजेपी की सभी खातून अरकान पार्लियामेंट के घर पर खत भेजा था, तब भी वो खातून खिलाड़ियों के साथ खड़ी नहीं हुई। कांग्रेस बिना बताए वहां आई और साथ दिया। विनेश फोगाट ने कहा कि जो लड़ाई थी वो खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और वो लड़ाई भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी, वैसे ही हम इस नए प्लेटफॉर्म पर भी हार नहीं मानेंगे। अपने लोगों के बीच में रहेंगे और दिल से मेहनत करेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि आपकी बहन आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। वाज़ेह है कि विनेश फोगाट पहले इंडियन रेलवे में अपने ओहदे से इस्तीफा दे चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज मंजूर होगी। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। जो लड़ाई थी वो जारी है, खत्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, जिंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम
अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में जरूर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में जरूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहां पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। बाबरिया जी से और उदयभान जी से। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी का रद्देअमल सामने आया है। अंबाला कैंट असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल विज ने कहा है कि कोई भी किसी भी पार्टी में शामिल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। कोई किसी में शामिल हो, हमें क्या लेना है। अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई हाँ नहीं, अच्छी बात है, वो आपस में लड़ रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं और डंके की चोट पर हम तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू में बीजेपी का मंशूर जारी किया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना और पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मैं आज पूरे मुल्क को साफ करना चाहता हूं कि दफा 370 तारीफ बन चुकी है, ये कभी नहीं लौट कर आ सकती और हम इसे आने भी नहीं देंगे, क्योंकि 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीरी नौजवानों को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी और अलहदगी की सोच ही नौजवानों को तरक्की की जगह दहशतगर्दी के रास्ते पर ले जाती थी। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा।
मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम देश को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में हिस्सेदारी मंसूबे का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यह प्रोग्राम गुजरात की ज़मीन पर शुरू हो रहा है, जहां लोगों को बचाने की कामयाब कोशिश की जा रही है। पहले पानी की कमी थी, तब भी मैंने अहद किया था कि मैं दुनिया को बताकर रहूंगा कि पानी के बहरान का भी हल हो सकता है। अपोजिशन मेरा मजाक उड़ाता था कि पानी के जो पाइप बिछाए जा रहे हैं उसमें से हवा निकलेगी। गुजरात की कामयाबी, गुजरात के मेरे तजुर्बे मुझे ये भरोसा दिलाते हैं कि हम मुल्क को पानी के बहरान से निजात दिला सकते हैं। दशक पहले तक साथियों, जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा, क्योंकि ये केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न जीवन का है, ये प्रश्न मानवता के भविष्य का है। इसलिए हमने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए जिन 9 संकल्पों को सामने रखा है, उनमें जल संरक्षण पहला संकल्प है। मुझे खुशी है आज इस दिशा में जन भागीदारी के जरिए एक और सार्थक प्रयास शुरू हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को, गुजरात सरकार को और इस अभियान में भाग ले रहे देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। वज़ीर आला माझी लाडली बहन मंसूबे पर एनसीपी एससीपी की रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने कहा है कि वज़ीर आला के नाम से जो खवातीन और बहनों के लिए मंसूबा लाया गया है वो लोकसभा के नतीजों के बाद आया है। इन्हें बहनों की याद लोकसभा के बाद आई है और दुख की बात यह है कि उन्होंने बहन भाई के पाक रिश्ते को 1500 रुपए का रिश्ता बना दिया है। उन्हें उनकी बहनें समझ में नहीं आई है। बहन को प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये इन्हें समझ में नहीं आता। हुकूमत का यही मामला है कि उन्हें प्यार और तजारत में कोई फर्क पता नहीं है। लड़की बहन योजना हमने शुरू कर दी है, उसमें 1500 रुपया महीने का उनके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा और उनके लिए 3 गैस सिलेंडर जो खाना पकाने के लिए
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू की, वो मुफ्त में देने का निर्णय हमने लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला उनके लिए है। युवाओं के लिए 10,000 रुपये अप्रेंटिसशिप है, किसानों के लिए योजना है, और कई सभी किसान हैं, युवा है, महिला है, गरीब है, ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अर्थ संकल्प आज पेश किया। ये सभी गरीब तबके को एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम ये करेगा। ये ऐसा अर्थ संकल्प। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि आने वाले चुनावों को लेकर वुमेन को टारगेट किया, वुमेन वोटर्स को टारगेट किया। देखिए, विपक्ष तो ऐसा बोलते हैं कि ये तो चुनावी जुमला है, अभी हम तो देने वाले हैं। क्या उनका विरोध है क्या महिलाओं को देने के लिए? वो तो उन्होंने बताना चाहिए हमारा विरोध है, ये स्कीम मत लागू करो। तो महिलाएं उनको, हमारी बहन जो है उनको उनकी जगह दिखा देंगे। इसलिए हमारा कोई चुनावी जुमला नहीं है, हम चुनाव नज़र के सामने रख के हम काम नहीं कर रहे। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के नाम से जो महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जो योजना आई है वो लोकसभा के रिजल्ट के बाद आई है। इनको बहनें लोकसभा इलेक्शन के बाद याद आई है, और इस योजना में दुख की एक ही बात है, इनको इनकी बहनें समझ में नहीं आई। उनको लगा बहनों को 1,500 रुपया दे दिया तो बहन भाई का रिश्ता ये 1,500 रुपया का इन्होंने बना दिया। ये बहुत दुख की बात है। और उसके आगे जाके और दुख की बात है कि ये बहन भाई का जो पवित्र रिश्ता है, इसके लिए आज देवेंद्र जी एक SOP बनाने वाले हैं कि ये कैसे ऐड हो जाए, कैसे लोगों तक पहुंचे। तो ये प्यार और विश्वास का रिश्ता है ही नहीं, ये एक व्यवहार है। उनको लगता है हर बहन 1,500 रुपया में राखी बांध के हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं। दुख की बात है कि बहन को प्यार चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए। तो ये समझ भी नहीं आता, इनको व्यवहार और प्यार में अंतर ही नहीं पता है सरकार को। इनको यही प्रॉब्लम है सरकार। बिहार की राजधानी पटना में मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि जब मैं 2019 में वजीर सेहत था तो मैंने आखिरी संग बुनियाद यही आंखों के महकमे में वजीर आला नीतीश कुमार की मौजूदगी में रखी थी। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि जब हमारी सरकार 2005 में आई थी तो महकमे सेहत की हालत बहुत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, दवा और दीगर सहूलियात की कमी थी। 2006 में से अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। पहले की सरकार क्या करती थी, मुझे 2 बार गलती हुई कि मैं उनके साथ चला गया। भैरव सिंह शेखावत जी स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में, तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहां 2019 में, जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था। और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के उसमें कर रहा हूं। यह मुझे सौभाग्य मिला है। यहां की बात हो गई, लेकिन एक बार जान लीजिए, स्वास्थ्य में जब हम लोग 2005 में आए थे तो क्या हाल था स्वास्थ्य व्यवस्था? हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी कमी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो इलाज के लिए प्रति माह करीब करीब 39 मरीज ही आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2, ये कुल मिलाकर के 1 महीने में उतना होते थे, इतना कम था। तो जब हम लोगों ने जैसे ही सरकार में आए थे, नवंबर 2005 की बात है, तो 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा देने की शुरुआत की गई। और इसके शुभारंभ के लिए तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय श्री भैरव सिंह शेखावत जी पटना आए थे। उन्हीं को हमने अनुरोध किया था, वो आए थे और उसी में उद्घाटन हुआ। तो आप समझ लिए कि मरीजों के मुफ्त दवा का इंतजाम हुआ। तो ये सब काम शुरू कर दिया गया। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई, अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई और मुफ्त स्वास्थ्य जांच, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। ये सब काम कराया गया। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई है।
अब जिसके कारण आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी जो आपको पहले बता रहे थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में 39 मरीज, लेकिन अब इतना काम किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, आप पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें, अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवैबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ है। लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया, तो आप समझ लीजिए। अब आप जान लीजिए कि जो 6 सरकार मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब से कबल बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला पिछले 3-4 साल से एक बात दोहरा रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल नहीं हो जाता तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो यूटी में इलेक्शन लड़ना और वजीर आला बनकर हर छोटे हुक्म को मंजूरी देने के लिए एलजी से भीख नहीं मांग सकते। अब वो 2 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही उन्होंने 1947 से जम्मू कश्मीर के साथ भी किया है कि उमर साहब पिछले 3-4 साल से एक ही बात दोहरा रहे थे कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस नहीं होगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कतन नहीं लड़ूंगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यूटी में इलेक्शन लड़ना, चीफ मिनिस्टर बनना, तो मैं कल एलजी के दरवाजे पे एक चपरासी की ट्रांसफर के लिए खड़ा नहीं होना चाहता हूं। तो आज उन्होंने अपनी वो जो बात को उसको बदल दिया, न सिर्फ एक बल्कि 2 जगह से लड़ रहे हैं। तो इससे अंदाजा होना चाहिए कि इनके कॉल और फैल में कितना फर्क है, जो कहते हैं और करते क्या हैं। और यही इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ 1947 से किया है। जेकेएनएस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में आवाम से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका मुआयना किया और कहा कि यह गैर कानूनी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, ये सच्चाई हमसे छिपी नहीं है। हर बार बीजेपी के हुक्म पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कर्नाटक में जब भी बीजेपी इक़्तिदार में होती है तो हिजाब उतारने के लिए कहा जाता है। हमें जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो यहाँ भी ऐसे ही हालात पैदा करना चाहते हैं। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। जिस तरह आसाम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माओं को, बहनों को कहा जाता है कि निकाब हिजाब उतारो, फिर जाओ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर। हमने जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना है जो वैसे हालात यहां पैदा करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ बीजेपी दफ्तर के बाहर एहतजाज किया है। लीडरान ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। इस दौरान दिलीप पांडे, कुलदीप कुमार, हाजी यूनिस वगैरह भी मौजूद थे।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ना इनके खिलाफ कोई इर्रेगुलरिटी का मामला है और ना ही कोई ब्राइब का लेने का देने का प्रमाण सामने आया है। फिर सीबीआई ने इसी मामले में जांच की। सीबीआई ने भी कहा कि फाइनल चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कोई मामला नहीं है अमानत जी के खिलाफ। अब उसी केस में ईडी ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि ईडी के केस में बेल मिलना मुश्किल होता है। हमारे नेताओं को इन्होंने हर बार चुनाव से पहले गिरफ्तार किया, चाहे संजय सिंह जी हो, उनको 6 महीना जेल में रखा चुनाव से पहले। विजय नायर जी 23 महीने बाद छूट के आए, वो भी चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए थे। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने बाद जमानत मिली। सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी अभी भी जेल में हैं, उनकी भी जमानत जल्द होगी। ये डर है आम आदमी पार्टी का भाजपा को, वो चुनावी मैदान में लड़ नहीं पाते। अरविंद केजरीवाल जैसी नीतियां वो अपने किसी स्टेट में नहीं दे पाते और उनको हमारा काम रोकना है, हमें बदनाम करना है दुरुपयोग करके एजेंसीज का। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। सीबीआई ने इस मामले में सो कॉल्ड जो वक्फ बोर्ड स्कैम है, इस मामले में केस दर्ज किया, लेकिन 6 साल तक खुद सीबीआई ने भी न तो इस मामले में अमानत भाई की गिरफ्तारी करी और न ही कोई चार्जशीट फाइल करी। इसके बाद 6 साल बाद जब चार्जशीट फाइल भी की तो सीबीआई ने अपने चार्जशीट में ही लिख दिया कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये जब लिखा गया उसके पहले इसी को आधार बना के भाजपा ने फिर से अपनी एसीबी ईडी को इनके पीछे लगा दिया और एक और केस दर्ज हो गया। एसीबी ने गिरफ्तारी भी कर ली, हाई कोर्ट गए बेल के लिए तो बेल ऑर्डर में कोर्ट ने लिख दिया सीबीआई वाली बात को ही कि इस मामले में कहीं कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यानी एक बार नहीं 2 बार भाजपा की कोशिश नाकाम हुई और भारतीय जनता पार्टी के सियासी अहंकारी चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। भाजपा फिर भी थकी रुकी नहीं और ईडी को इस बार पीछे लगा दिया। ईडी ने इस फर्जी मामले में जब नोटिस दिया, अमानत भाई ने उस नोटिस का जवाब दिया, बुलाया तो गए, नहीं जा पाए तो भी लिखित में जवाब देके बताया कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं। और इस बार जब इस फर्जी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया अमानत भाई को, अमानत भाई ने थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। क्यों मांगी थी मोहलत? क्योंकि उनकी अपनी सासू माँ को कैंसर है, वो बेड रिडन है, उनकी बीमारी का हवाला देते हुए थोड़ी सी मोहलत मांगी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ईडी के सीने में दिल कहाँ धड़कता है। ये बहुत बेमरोबत लोग हैं, एक न सुनी और इनको जबरन इस फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं भाजपा के खिलाफ। मगरबी बंगाल में एहतजाजी मुजाहरों का दौर लगातार जारी है। आज जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस्मत रेजी और कत्ल मामले के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। कोलकाता पुलिस ने मुजाहरा कर रहे कांग्रेस पार्टी के कारकुनान को हिरासत में लिया है। इजराइल की हुकूमत के हठधर्मियों के खिलाफ इजराइल में भी एहतजाज हो रहे हैं। इजराइल के तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने मग़वियों की रिहाई के लिए एहतजाज किया है। वाज़ेह है कि इस एहतजाज का आगाज 6 इजरायली मग़वियों की गजा में हलाकत के बाद हुआ है। ये मुजाहरे गुज़श्ता कई माह से जारी हैं और मुज़ाकरात के बावजूद किसी मुआहदे तक पहुँचने में नाकामी पर किए जा रहे हैं। बांग्लादेश दारुल हुकूमत ढाका में जुमरात के रोज रैली निकाली गई, जिसमें हजारों अफराद ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के मुस्ताफ़ी होने और मुल्क से फरार होने के 1 माह मुकम्मल होने पर खुशी का इज़हार किया। मुज़ाहिरीन, जिनमें ज़्यादातर तालिब इल्म थे, हफ्तों तक जारी तशद्दुद के दौरान हलाक होने वालों की याद में ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा हुए। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।